अक्सर हमारे सिलेबस में कुछ ऐसी नॉवेल्स को ऐड कर दिया जाता है जिन्हें बिना कॉन्टेक्स्ट और गाइडेंस के समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे कि द ग्रेट गैट्सबी, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड की नॉवल है। इसको दोस्तों बिना गाइडेंस के समझना बहुत मुश्किल है, जबकि आपको इसका कॉन्टेक्स्ट ना पता हो तो। और बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इससे कुछ सीखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस नॉवल की स्टोरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टोरी मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं इस नॉवल को एनालाइज करूंगा, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड जिन्होंने इस नोवेल को लिखा था उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। राइटर की पर्सनल लाइफ के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने तब रियलाइज़ की जब मैंने वाकई सीरियसली नोवेल्स को पढ़ना शुरू किया। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड जो ग्रेट गैट्सबी के राइटर हैं, पैदा होने से लेकर शादी होने तक इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइफ जी थी। एजुकेशन एक बढ़िया प्राइवेट स्कूल में हुई थी और किस्मत इतनी अच्छी थी कि फर्स्ट नोवेल दिस साइड ऑफ पैराडाइज जब ये पब्लिश हुई तो एक ही हफ्ते के अंदर ये लिटरेरी स्टार बन गए थे। जिस लड़की से प्यार किया वो भी इनको मिल गई। इनको अच्छे से मालूम था ये जिस थर्ड नोवेल को लिख रहे थे, द ग्रेट गैट्सबी, वो एक मास्टरपीस है। हाँ, राइटर को पहले से पता था, लेकिन लोगों ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। इसका काम शुरू कर दिया था वैसे फिट्जजेराल्ड ने। अमेरिकन लिटरेचर में एक मास्टरपीस वर्क मानी जाती है ग्रेट गैट्सबी, लेकिन इसके बाद एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के वर्क्स की क्वालिटी इतनी गिर गई कि इनका इतना ख़राब टाइम शुरू हो गया कि कर्जे में ये मरे थे। लास्ट टाइम पर इनकी वाइफ की दिमागी हालत भी बिगड़ गई थी और ज़रूरत से ज़्यादा नशा करने की वजह से बाद में ये हार्ट अटैक से मरे थे। देखो, ये एक ऐसा राइटर है जिसने सिर्फ एक नोवेल से, द ग्रेट गैट्सबी, इससे अमेरिकन लिटरेचर में क्या पूरे वर्ल्ड के लिटरेचर में वो जगह बनाई है जो लोग 10-10, 20-20 नोवेल्स लिखने के बाद में भी नहीं बना पाते। तो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। इस आदमी ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से वो दौर देखा था अमेरिका में जो पागलपन सवार था ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका ने खूब मज़े लूटे थे, खूब पैसा कमाया था अमेरिका की जनरेशन ने। आप सोचो, एक ऐसा बूम आता है जिसके अंदर मिडिल क्लास लोग, जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि हम भी पैसे वाले बन सकते हैं, वो लैविश पार्टीज ऑर्गेनाइज कर रहे थे, डांस कर रहे थे जैज म्यूज़िक पर। उस टाइम की हिस्ट्री में इसको रोरिंग ट्वेंटीज़ के नाम से जाना जाता है। पहले भी एक वीडियो में मैं आपको रोरिंग ट्वेंटीज़ के बारे में बता चुका हूँ। ये वो टाइम था जिसको एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने जैज़ एज नाम दिया था, क्योंकि उस टाइम पर जैज़ म्यूज़िक बहुत चल रहा था। जहाँ वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया उभर रही थी, एक बुरे सपने की तरह पूरी दुनिया, पूरा यूरोप तो क्या पूरी दुनिया एक बुरे सपने की तरह वर्ल्ड वॉर को भुलाने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका में एक अच्छा टाइम एंजॉय किया जा रहा था। अमेरिका के बारे में आपको पता ही होगा, ये वो जगह थी जहाँ पर परमानेंटली जो आज लोग रह रहे हैं वो नहीं रहते थे। अमेरिका में सेटल होने वाले लोग थे वही यूरोपियंस जो यूरोप के सताए हुए थे या यूरोप से अच्छा फ्यूचर, फ्रीडम की तलाश में यहाँ पर अमेरिका में आए थे। इन लोगों ने अपना एक अमेरिकन ड्रीम बनाया था कि कोई भी इंसान मेहनत करे वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है। लेकिन ये नोवेल उस टाइम पर अमेरिकन ड्रीम की उस करप्ट साइड को हमारे सामने रखती है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिकन ड्रीम का मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता था, एक अच्छी लाइफ जीना भी होता था। लेकिन लोग सिर्फ अमेरिकी स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाहते थे ताकि जल्दी से जल्दी पैसे वाले बन जाए। मतलब आप कैसे भी काम करो, देखो, पैसे वाला बनना अमेरिकन ड्रीम नहीं था। क्यों? क्योंकि पैसे वाला तो एक गलत काम करके भी इंसान बन सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। जैसे नकली शराब बेच के भी कोई पैसे वाला बन सकता है। एक अच्छी लाइफ जीने का मतलब ये है कि आपने एक अच्छे तरीके से पैसा कमाया है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी अमेरिकन ड्रीम में जो तो भूल गई थी जनता। जैसे गैट्सबी जो इस कहानी का हीरो है, अगर आपने कहानी पढ़ी हो, वो वैसे तो बहुत गरीब था। उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से किसी को नहीं पता। उसके कोई पूर्वज भी नहीं थे जो उसको इतना पैसा दे करके जाए। अचानक वो पैसे वाला बन गया उसी रोरिंग ट्वेंटीज़ के टाइम पर। लेकिन इतना जल्दी इतना पैसा कमा लेना बात थोड़ी हजम नहीं होती। तो वो गलत या सही जैसा भी काम करके पैसे वाला बना। किसके लिए? एक औरत का प्यार पाने के लिए, डेज़ी। डेज़ी जिससे उसका काफ़ी पहले से लव अफेयर था, लेकिन डेज़ी एक अच्छी एलीट फैमिली से आती थी, ख़ानदानी रईस कहते हैं ना जिसको। और ये आता था एक गरीब फैमिली से जिसको आर्मी में जाना पड़ा। आर्मी से लौट कर आया तो डेज़ी किसी और के साथ में शादी कर चुकी थी। उसको बहाना मिल चुका था किसी और से शादी करने का। ये समझ चुका था वापस आने के बाद में कि पैसा मेरे प्यार के आड़े आ गया। बस फिर क्या, अंधों की तरह पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया। अब इतना पैसा कमाने के बावजूद ये फेल कर गया इस कहानी में।
इतनी लेविश पार्टीज देने के बावजूद भी ये डेजी का प्यार नहीं पा सका। इसका पैसा, इसके हार्डवर्क, सच्चा प्यार, इंटेग्रिटी, इन सब पे हावी हो गया। गैट्सबी अपना प्यार दिल में दबाकर ही मर गया। उसकी मौत एक सटायर है इस नोवेल के हर एक कैरेक्टर पर, और रोरिंग 20s के टाइम पर पागल हुई जनता के ऊपर एक सटायर है, जिनको पैसे की एक गंदी वासना थी उस टाइम पर, जो आके स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहे थे, गलत सही जो काम करके पैसा कमा रहे थे, और इसी को वो अपना अमेरिकन ड्रीम मानते थे। देखो, इस नोवेल को पढ़ते वक्त आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से अपने दिमाग में घुसेड़ लेनी है। देखो, इस दुनिया में हमेशा दो टाइप की मनी होती है, एक ओल्ड मनी, एक न्यू मनी। ओल्ड मनी तो वो होती है जो खानदानी रईसों के पास में होती है। जैसे इस कहानी की हीरोइन डेजी, जो एलीट फैमिली से बिलोंग करती थी और उसने एलीट लड़के से शादी की थी, टॉम। टॉम और डेजी ये ओल्ड मनी के एग्जाम्पल है। और न्यू मनी वो होती है जो गैट्सबी जैसे लोगों के पास में 1920s के बूम में जो पैसा कमाया था ना, जिन लोगों के पास में अचानक से पैसा आता है। जैसे हर वक्त ऐसे लोग आपको देखने को मिलते होंगे। आज यूट्यूब से काफ़ी लोग पैसे वाले बन गए, जिनके पास में नया नया पैसा आया है। जिन लोगों के पास में पैसा पहले से था, उनके पास में सोशल कनेक्शंस भी थे, ताकि वो लोग अपने पैसे को मेंटेन कर पाएं। लेकिन जिन लोगों के पास में पैसा नया नया आया था, उनके पास में कनेक्शंस नहीं थे। इसलिए वही कनेक्शंस बनाने के लिए हमारी कहानी का हीरो गैट्सबी लैविश पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है, कनेक्शंस बनाने के लिए और सिर्फ एक औरत को जीतने के लिए। गैट्सबी को पैसे को लेकर, खास करके इस लड़की को लेकर, एक अजीब सा ऑब्सेशन था, और पैसे को वो खुदा मानने लगा था कि वाकई में पैसे में ऐसी पावर होती है। जब निक ने बोला था कि तुम कुछ भी कर लो, अपना पास्ट नहीं बदल सकते, जो कहानी का एक कैरेक्टर है निक, वो बोलता है कि कुछ भी कर लो गैट्सबी, तुम अपना पास्ट नहीं बदल सकते। तो गैट्सबी बोलता है कि जब पैसा हो तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ बदला जा सकता है। अब आप इस नोवेल को पढ़ो या फिल्म को देखो, ऊपर ऊपर से आपको ऐसी स्टोरी लगेगी कि एक गरीब लड़के ने काफ़ी मेहनत की और मेहनत करके अपने प्यार के लिए काफ़ी पैसा जमा कर लिया। लेकिन अंदर जाकर इस नोवेल के कोर आइडिया को देखोगे तो उसे हमेशा ये फील करवाया जाता है कि तू चाहे कितना भी पैसे वाला बन जा, लेकिन तुझ में वो खानदानी अमीरों वाला जो डिफरेंस है ना, हमेशा से वो बना रहेगा तुझ में और हम में। न्यू मनी और ओल्ड मनी वाला डिफरेंस वैसा ही है जैसा अमेरिका के दो इलाकों में है, वेस्ट एग और ईस्ट एग में। वेस्ट एग वो इलाका था जहाँ लोगों के पास पैसा अभी अभी बना था, और ईस्ट एग इलाका वो था जहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जिन्हें पैसा विरासत में मिला था। तो उनके लिए गैट्सबी हमेशा एक आउटसाइडर रहेगा। अब आप ऐसा ज़रूर कहोगे कि 1922 का दौर कैसा था, जो लोगों के पास में पैसा आया और वो इस तरीके से पार्टीज करने लगे। देखो दोस्तों, ये वो टाइम था जब लोगों ने बीमारियां बहुत करीब से देखी थी। वर्ल्ड वॉर भी हो गया था, उसके अंदर भी काफ़ी आबादी साफ़ हो गई थी, और फ्लू वगैरह फैले थे, तो उस टाइम पर भी बीमारियों से काफ़ी आबादी साफ़ हो गई थी। तो लोग समझते थे कि लाइफ इज़ शॉर्ट, एंजॉय करो जितनी हो सके। दोस्तों, गैट्सबी ने जो पैसा कमाया था वो नकली शराब बेच के कमाया था। मतलब माफियाज के साथ में ये मिल गया था, तब ये इतना पैसे वाला हुआ था। इतना जल्दी पैसे वाला बनना पॉसिबल नहीं था। पैसा खूब था इसके पास में, और पार्टीज भी इसलिए देता था ताकि एक औरत को बुला सके पार्टी में। यहाँ तक कि निक से दोस्ती भी इसने जानबूझकर करी थी ताकि निक उसे पहुँचा दे डेजी तक। गैट्सबी बड़ा अजीब बेवकूफ़ आदमी था। इस नोवेल को पढ़ते हुए मुझे लगता है इतना पैसे वाला था कि उस टाइम पर इससे कोई भी पट जाती, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक ही लड़की के पीछे पागल था, डेजी। वो सच्चे दिल से उसे चाहता था, लेकिन डेजी हमेशा अपने दिमाग की सुनती थी। उसे पता था कि एक दारू माफिया के साथ में उसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए उसने कहा कि मेरे लिए तो मेरा हस्बैंड ही फर्स्ट चॉइस है। ऐसा नहीं था कि वो अपने हस्बैंड की हरकतों को जानती नहीं थी कि उसका हस्बैंड कैसे बाहर अफेयर चला रहा है, कितना बड़ा धोखेबाज है। लेकिन फिर भी उस औरत में बहुत दिमाग था जो प्यार पर भारी पड़ गया। इसलिए एंड में गैट्सबी ने जब उसका इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लिया, मतलब अपनी जान दे दी, लेकिन फिर भी डेजी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मर गया तो मर गया, हज़ारों मरते हैं। लास्ट टाइम बॉडी तक देखने नहीं आई वो उसकी। कोई भी नहीं आया। डेजी की क्या बात करते हो? वो लोग जो इसकी पार्टीज़ में आते थे, खानदानी रईस लोग, वो इसका फ्यूनरल अटेंड करने नहीं आए। ये चीज़ साबित करती है कि गैट्सबी था तो एक आउटसाइडर, जीते जी भी और मरने के बाद भी। गलती सिर्फ आप डेजी पर नहीं डाल सकते। बेवकूफ़ यहाँ पर गैट्सबी भी था बराबर। उसे
समझना चाहिए था कि कब उसे अपना ये अमेरिकन ड्रीम क्विट करना है। उसे डेज़ी का ये जो ऑब्सेशन था वो मोटिवेट कर रहा था और ज़्यादा पैसे वाला बनने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ अच्छी चीज़ें जिस वक्त दुनिया के सामने आती हैं तो उन चीज़ों को उतनी फेम नहीं मिलती, लेकिन वक्त के साथ वो बुक्स क्लासिक बन जाती है। ग्रेट गैट्सबी उन्हीं कुछ बुक्स में से एक। फिट्जजेरल्ड इस वर्क को एक अच्छा वर्क मानता था, तभी उसने 2 बार प्रिंट करवाया था, लेकिन लोगों ने इसे खरीदा नहीं, ना ही क्रिटिक्स ने खरीदा। सालों बाद इसे रीडिस्कवर किया गया और बच्चों के कैरिकुलम में सिलेबस में ऐड किया गया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ये नोवेल क्लियर हुई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।